ईवीएम से मोदी जीतते हैं चुनाव। ईवीएम जिसको लेकर जनता लगातार आवाज उठा रही है, जिसको लेकर एक के बाद एक मामले चुनाव आयोग के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं और जिस पर बीते दिनों चुनाव आयोग ने मजाक भी बनाया था। अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा हमला बोला है। कहा है कि ईवीएम नहीं हो तो नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। बहुत बड़ी बात, ईवीएम नहीं हो तो नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। अब तक राजनीतिक दल ये बात बोलने से बचते रहे थे, लेकिन मुंबई की रैली में, शिवाजी पार्क की रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया है कि ईवीएम नहीं रहे तो नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम भी चुनाव का मुद्दा होने जा रहा है। अब इसमें दो बातें उठती हैं कि क्यों नहीं राजनीतिक दल ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर देते हैं। अगर ऐसा होता है, पहली बात जो है वो ये कि अगर ऐसा राजनीतिक दल करते हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की इच्छा के अनुकूल होगा। वो चाहते हैं कि उनके ओपोनेंट्स चुनाव नहीं लड़ें और फिर उनके हब्बा डब्बा गब्बा टाइप की पार्टियां वो चुनाव लड़के डेमोक्रेसी का उपक्रम पूरा कर लें और फिर सत्ता में आ जाए। तो इसलिए ईवीएम के रहते हुए भी चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों की रणनीति है और ईवीएम के खिलाफ बोलना, इसका कानूनी उपचार ढूंढना, इसके लिए सड़क पर आंदोलन करना, ये दूसरा विकल्प है जिसके जरिए सत्ता को ये बात चुनौती दी जा सके कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाएं और विकल्प तलाशे जा सके। लेकिन जनमत तैयार करने के लिए, जनता को विश्वास दिलाने के लिए जिस तरीके से ये बात कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उस हिस्से को सुनाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने कैसे कहा है कि ईवीएम नहीं होगा, ईवीएम के जरिए ही नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं। आइए सुनते हैं। के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाती। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी बता रहे हैं, न सिर्फ बता रहे हैं, बता रहा हूं, क्षमा कीजिए, न सिर्फ राहुल गांधी बता रहे हैं बल्कि असर्ट भी कर रहे हैं। कैसे नहीं हो सकता ये कह रहे हैं। पहले आग्रह होता था, अनुनय होता था, विनय होता था, अब एक असर्ट हो रहा है कि गिनती करनी पड़ेगी, वीवीपैट की गिनती करनी पड़ेगी। ये बात राहुल गांधी कर रहे हैं और ये जनता उस पर सीटियां बजी हैं, ताली बजा रही हैं और उन
प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज चली गई, अचानक आपकी आवाज चली गई प्रेम कुमार जी। आवाज चली गई सर, आपकी आवाज नहीं आ रही अचानक। तकनीकी तौर पे यदि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो दे रही होगी, लेकिन आपकी आवाज नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है सर। एक बार हाँ, एक एक मूल बात यह है कि ईवीएम पर जिस तरह से हमलावर होकर के राहुल गांधी ने कल जो अपनी बात कही, उन्होंने सीधा कहा कि ये साफ मामला दिखाई देता है कि तोते की जान, राजा की जान जो है वो तोते में है। तो वो ईवीएम पर इस तरह से हमलावर है। शायद अब आवाज आ रही है सर, अब हाँ बोलेंगे? बिल्कुल आ रही है। जी जी, बिल्कुल आप तो वो जी, कहना आप यही ये चाह बात रहे थे। बोलिए। जी, वो कहना यही चाह रहे थे कि राजा की जान जो है वो ईवीएम में ही अटकी हुई है, तोते तोते में ही अटकी हुई है, और ईवीएम के बारे में जिस दिन लोगों को जानकारी हो जाए या ईवीएम जिस दिन बदल दी जाए, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा, तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी एक प्लेटफॉर्म पे आके ये भी कहा कि यदि हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम ईवीएम को अपने बहुमत से निरस्त करने का प्रयास करेंगे। ये करेंगे ही, प्रयास क्या करेंगे, करेंगे ही। तो वो मान के चलती है कि ऐसा नहीं कि हम सत्ता में आ जाए तो फिर हमारे लिए ईवीएम प्यारा हो जाए और हम ईवीएम की तारीफ करने लगे। ईवीएम नहीं है बेहतर देश के लिए तो नहीं है, लोकतंत्र के लिए यदि घातक है तो घातक है। तो हम आ जाएंगे, उसके बाद से ईवीएम का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे या इस पे प्रतिबंध लगा देंगे। तो जाहिर सी बात है कि तमाम इंडिया गठबंधन के लोग राहुल गांधी समेत बहुत ज्यादा हमलावर हैं ईवीएम को लेकर के, और हम सब जानते हैं कि लगातार जो बातें कही जा रही हैं, राहुल गांधी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार ये बात कही जा रही है कि ईवीएम में कुछ न कुछ घोटाला है, कुछ न कुछ गड़बड़ी है। नहीं तो यदि गड़बड़ी नहीं है, पर्चियों का मिलान कर ली जाए, पर्चियों की भी गणना की जाए, लेकिन वो अपने जिद पे अड़े हैं और केवल यह बात कि देखो ईमानदारी मेरी आंखों में देखो, मेरे जुबान में देखो, लेकिन ईवीएम पे चर्चा मत करो। तो लगातार इलेक्शन कमीशन की ये बातें बिल्कुल कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और देश की जनता भी चाहती है कि इस पर कुछ न कुछ स्पष्टीकरण आना चाहिए। स्पष्टीकरण क्या, इस भरोसे में लेना चाहिए, आप हमें दिखाएं, हमें यकीन कराएं कि नहीं ईवीएम जो सिस्टम है वो ईवीएम दुरुस्त है, व्यवस्था उसका बिल्कुल सही है, उसको हैक नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ मैनिपुलेशन की संभावना नहीं है। लेकिन सरकार न दिलचस्पी दिखा रही है, न इलेक्शन कमीशन इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। वो अपने जिद पर एक तरह से अड़े हुए हैं, और उस दिन भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा करते समय जिस तरह से ईवीएम को बचाने का प्रयास किया, या ईवीएम के बारे में जिस तरह से तजिया लहजे में उन्होंने शायराना अंदाजा में जो बातें कही, तो साफ दिखाई दे रहा था कि वो तमाम विपक्षी पार्टियों को टारगेट में ले रहे थे, और ये कह रहे थे कि आप यदि हारते हैं तो आप अपने अपने कर्म की वजह से हारते हैं, ईवीएम का पर ठिकरा नहीं फोड़े। ये वही भाषा है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलती चली आई। तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा और इलेक्शन कमीशन की भाषा जब दोनों मेल करता हुआ दिखाई दे, दोनों की टैली होती हुई दिखाई दे, तो निश्चित तौर पे जनता के मन में और संदेह बढ़ जाता है। और तब तो खास और जब आपको एक निश्चित संख्या बताई जा रही हो कि इतने संख्या हमारे आ जाएंगे, कभी 370, कभी 400 पार की बात की जा रही है, और डंके की चोट पे ये बात कही जा रही है, और तमाम योजनाएं भी आप देख रहे हैं कि 5 साल के लिए नहीं, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह से पेश आ रही है, या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है कि गोया कि वो सत्ता से जाने वाली है ही नहीं। तो वो अब उसके भाषा से लग रहा है कि वो अपने आप को अस्थायी तौर पर मान के चल रही है कि हम यही हैं, यही रहेंगे। ये किसके बदौलत? जाहिर सी बात है कि ईवीएम की बदौलत। तो ईवीएम को बदलने में यदि भारतीय जनता पार्टी या इलेक्शन कमीशन को कठिनाई है, तो उसके पीछे की सारी कहानी वो साफ दिखाई देती है। जी प्रेम कुमार जी। जी संजीव कौशिक जी, एक बात और है कि ईवीएम को लेकर जो बात उठती रही है, लोगों को बीते 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसके बाद से ईवीएम पर शक जो है वो विश्वास में बदल गया कि ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है। इसकी वजह ये थी कि जब बैलेट पेपर की गिनती हुई तो सभी राज्यों में कांग्रेस आगे चल रही थी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह कांग्रेस ईवीएम की क्षमा कीजिए बैलेट पेपर के वोटों की गिनती में आगे थी, जो बैलेट पेपर से वोट होते हैं। लेकिन जैसे ही ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हुई, ये सीन बदलने लग गया। तो एकदम से उल्टा जो चुनाव का कैरेक्टर है वो नजर आया। उसके बाद ये बात उठी, 15,000 शिकायतें
चुनाव आयोग के पास पड़ी हुई थी, जो कि ईवीएम से अनियमितता की जुड़ी हुई शिकायत थी। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने उन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और उन शिकायतों का निपटारा नहीं किया। कायदे से चुनाव आयोग को रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए था जब तक कि इन शिकायतों का निपटारा न हो जाए। इस मामले को लेकर वकील राजेंद्र मिश्रा जी गए, नरेंद्र मिश्रा जी गए कोर्ट में। मामला है, ऐसा नहीं कि मामला खत्म हो गया है। और इस बीच जो सारे सबूत हैं ईवीएम के, उसको भी नष्ट किया जा चुका है। अब ये समझिए, अब सुप्रीम कोर्ट जांच क्या करेगा? अभी तो सुनवाई भी नहीं शुरू हुई और उससे पहले सबूत भी नष्ट कर दिए गए और डंके की चोट पर किए जा रहे कि जो करना कर लो, क्योंकि लिखित में है कि 6 महीने तक आपको एविडेंस रखने हैं। इसके बावजूद चुनाव आयोग एविडेंसेस को नष्ट कर रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो इस मामले को देख रहे हैं वो वकील कर रहे हैं। उन्होंने हमारे प्रणाम इंडिया के मंच पर भी बताया है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों को ये बात कहने में थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन अब वो मजबूती से ये कहते नजर आ रहे हैं कि ईवीएम से ही चुनाव जीतते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन इसका काट क्या है? अगर ये मान लिया जाए तब तो चुनाव लड़ने में, वोट देने में लोगों की रुचि ही नहीं रह जाएगी। इसका जवाब सुनते हैं सौरभ भारद्वाज से, आम आदमी पार्टी के नेता, जिन्होंने हैकाथलॉन में जब उनको ईवीएम टच करने नहीं दिया गया, जिन्होंने दावा किया था कि हम ईवीएम को हैक करके दिखा सकते हैं, तो दिल्ली विधानसभा के भीतर ईवीएम को वो दिखाया कि कैसे वो हैक कर सकते हैं। उनके पास तकनीक है, उन्होंने हैक करके दिखाया था। तो सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं वो सुनना बहुत जरूरी है, हम आपको सुनाते हैं। ईवीएम में है, तो ईवीएम को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ईवीएम का खेल होता है 5% का, 10% का। इसको सेट किया जाता है कि 10% वोट बढ़ा देगी ईवीएम, 7% वोट बढ़ा देगी ईवीएम। तो मान लो 10% वोट बढ़ा देगी ईवीएम, तो इस बार 20% लोगों को निकल के वोट डालना पड़ेगा, तो ईवीएम हारेगी। बाद में ईवीएम को खत्म भी करेंगे, मगर इस बार ईवीएम को हराने के लिए लोगों को घर से निकलना पड़ेगा। और अगर 10% पे मशीन सेट है तो 20% फालतू लोगों को निकल के वोट डालना पड़ेगा। डालेंगे वोट? डालेंगे? लड़ना जरूरी है, लड़े बिना काम नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बोर्ड ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी है, मगर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ राजनीतिक लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, जनता तक बात नहीं पहुंच रही है। जनता तक बात कैसे पहुंचेगी मैं आपको बताऊंगा। अब मेरे बाद जब बड़े बड़े नेता यहां पे आए तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, सबको अपना फोन, उसमें फेसबुक को खोलना पड़ेगा, फेसबुक को लाइव पे चलाना पड़ेगा और सबको फेसबुक लाइव करना पड़ेगा, तो घर घर पर बात पहुंचेगी, वरना नहीं पहुंचेगी। तो संजीव कौशिक जी, आप सुन रहे हैं? जी, जो सुन बात रहे हैं, सौरभ बिल्कुल। भारद्वाज जी आज कह रहे हैं, ये बात हम अपने दर्शकों से बार बार कहते रहे। ईवीएम से बेईमानी होती है, 20% की बेईमानी हो सकती है, 25% की बेईमानी हो सकती है, लेकिन जनता अगर चाह ले कि हम इससे भी ज्यादा भारी मात्रा में निकल करके इस 20%, 25% के इम्पैक्ट को खत्म कर देंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार को वापस नहीं आने देंगे, तो यह मुमकिन है। ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और एक बार जब सत्ता में आए तो ईवीएम की व्यवस्था को से तौबा करने कराने का फैसला लिया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। और ऐसा क्यों होता है? ये जितने भी एग्जीबिशंस लगे, ये दिखाया गया कि ईवीएम को कैसे हैक किया जाता है। उसमें अगर एक परिवार का आदमी, 4 आदमी जाके वोट देता है, मान लीजिए कांग्रेस को वोट देता है, तो 3 आदमी का वोट ऑटोमेटिक बीजेपी को चला जाता है और 1 आदमी का वोट कांग्रेस को मिलता है।
ये पैटर्न दिखता है लगातार 4 आदमी जब देता है। तो ऐसे ऐसे हालात में टेक्निक ये भी है कि एक ही परिवार का 4 आदमी एक साथ वोट ना दे, थोड़ा अलग अलग करके वोट दे, क्योंकि लगातार कांग्रेस को अगर 4 वोट जाएगा तो उसमें 3 बीजेपी को चला जाएगा। ये सिस्टम देखने को सामने आया है। तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि एक 4 आदमी अगर एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं तो वो एक साथ ना दे, रुक करके दे। अगर रुक करके देते हैं तब फिर ये फार्मूला नहीं लगता है। तो बेईमानी करने की, ईवीएम से जो बेईमानी हो रही है उसका भी एक पैटर्न है। इसको अगर समझ लिया जाए, समझाया जाए, तब भी ईवीएम से लड़ा जा सकता है। उसके बाद मैं आ रहा हूं, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जनता ने वास्तव में राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की आवाज, उनकी भाषा, उनका राहुल गांधी के प्रति सत्कार, उनका आदर भाव ये बताता है कि राहुल गांधी बिना चुने हुए भी इंडिया गठबंधन के और विपक्ष के नेता हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी ने जो नया यात्रा की, अभी भारत जोड़ो यात्रा, उससे पहले नया यात्रा की बात यदि कर ले, तमाम उन यात्राओं के पीछे उनका उद्देश्य यही था कि देश के मुख्य धारा की मीडिया को एक तरह से कैप्चर कर लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया। लोगों तक, आम जनता तक राजनेताओं की बात नहीं पहुंच पा रही है, विपक्षी दलों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इनके कमियों को यदि बताने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ईवीएम की ही बात चल रही है, तो ईवीएम से कैसे लड़ा जाए ये बात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। कैसे पहुंचे ये बात? मूल जड़ में राहुल गांधी के दिमाग में यही बात चल रहा था कि जो मूल जड़ में समस्या है कि जो कम्युनिकेशन गैप हो गया है जनता और नेताओं के बीच में, विपक्षी पार्टियों के बीच में, इस खाई को कैसे पाटा जाए। और उनकी यही कोशिश रही है। लगातार दोनों यात्राओं में हमने देखा कि जिस तरह से लोगों के बीच में गए वो, और लोगों से जिस तरह से कनेक्टिविटी उनकी बढ़ी और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में वो कामयाब रहे। और समापन के दौर पर, इस दौर पर भी जिस तरह से तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने जिस तरह से अपनी बात रखी, एक प्लेटफॉर्म पे आके बात रखी और मजबूती के साथ बात रखी, ये बात लोगों तक जानी चाहिए। मूल बात यही है, यही मूल सूत्र है जिसकी वजह से राहुल गांधी उभर के निखरे हैं इन तमाम यात्राओं को करते हुए, समापन करते हुए। जो राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वो लोगों के बीच में जाकर के जो लोग कट गए थे उनसे अपनी बात रखना और सरकार के उन प्रयासों का या सरकार की उन नीतियों का जो देश हित में नहीं है, लगातार जिससे प्रताड़ित आम जनता है, उसके बारे में ये जाके कहना कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी भी सौरभ भारद्वाज जो बात कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो सिर्फ यहीं तक के लोगों तक सीमित नहीं रहे। मतलब वो भी ये बात मानते हैं कि हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए वो आह्वान करते हैं कि जब आए इस मंच है तो आप फेसबुक लाइव कीजिए ताकि ये जन जन तक, आपके अपने लोगों तक ये बात पहुंच पाए। मतलब ये कि तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता सहमति रखते हैं कि हमारी बात जनता तक नहीं पहुंचने दी जा रही है। और राहुल गांधी जनता तक पहुंचाने का जो काम, राहुल गांधी ने जो यात्रा की और लोगों के बीच में जाके जो बात की, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है जो राहुल गांधी की कद को मजबूत करता है। और लगातार उनकी कोशिश जारी रही। इस बीच में तमाम तरह के वो उपक्रम किए गए, कहीं रोकने का प्रयास किया गया, कहीं लांछन लगाने का प्रयास किया गया, कहीं उनको उनके ऊपर तंजिया, जिस तरह से लगातार कहा जाता है उस तरह से लगातार तंज कसे जाते रहे, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अंदर जो जुनून सवार हुआ है और जिस तरह से लोकतंत्र को बचाने की जो मुहिम उन्होंने छेड़ रखी है, इसके वजह से तमाम विपक्षी पार्टियां, कभी किसी ने नहीं कहा या कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं कहा कि इसका नेतृत्व कौन करे, कैसे करे, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से वो भर के निकले हैं और उन्होंने जो मेहनत की है वो सामने दिखाई दे रहा है कि इस मेहनत से यदि कुछ होता है भविष्य में, कुछ बेहतर यदि कुछ निकलता है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। इस बात को मानने से किसी को कोई गुरेज नहीं है। उतनी मेहनत किसी ने नहीं की, उतनी लगातार लोगों के बीच में जाकर के बातें नहीं की किसी ने, उतनी हिम्मत नहीं दिखाई। ये 4000 किलोमीटर कम नहीं होता है, ये आसान काम नहीं है। तो लगातार जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, लगातार लोगों से वो जुड़ते रहे हैं। अब देखना यह है कि सचमुच में जो बात यहाँ पे चल रही है, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इस ईवीएम के राक्षस से लड़ा जाए, किस तरह से ईवीएम को इस्तेमाल करके सत्ताधारी पार्टी अपने पक्ष में रिजल्ट ला रही है, उससे लड़ने के लिए जो रणनीति बनाने की बात है और जो बात कही जा रही है लोगों तक, ये बात वाकई लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और ये बात जिस दिन पहुंचना शुरू हो जाएगा,
जाहिर सी बात है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की जनता उद्वेलित है सर इस बात को लेकर के कि जो सपने दिखाए थे वो सपने सपने ही रह गए। किस तरह से लोगों को छला गया, किस तरह से लोगों के भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरह से भ्रष्टाचार के नाम पर प्रताड़ित किया गया, किस तरह से चुनावी चंदे के नाम पर खजाना भर लिया गया, वो सारी चीजें दिखाई दे रही है और इसी को लगातार फोकस कर रहे हैं राहुल गांधी और वो कह रहे हैं कि जी हम जी प्रेम चाह कुमार रहे जी हैं कि कुछ प्रतिक्रियाएं दर्शकों के लिए बहुत जी महत्वपूर्ण जी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हाँ हाँ तुषार त्रिवेदी कह रहे हैं ईवीएम से आपने ही कहा आपने ही कहा था कि ईवीएम से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा। इसका जवाब हम दे चुके हैं तुषार जी, और सौरभ भारद्वाज ने स्पष्ट किया है और लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करें ताकि ईवीएम के जो असर है उसको कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। मनोज भांबू जी कह रहे हैं प्रेम जी इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने राहुल गांधी को अपना नेता मुंबई में चुन लिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो भाषा, जो सम्मान, जो आदर, जो वैचारिक रूप से राहुल गांधी के प्रति लोगों ने दिखाया है, गठबंधन दल के नेताओं ने दिखाया है, वो ये बताता है कि राहुल गांधी ही विपक्ष के नेता हैं। और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का चुनाव जो लोग कहते थे कैसे होगा, ये सामने आ चुका है। मुकेश कुमार जी कहते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी का भाषण ने दिल बाग बाग कर गया। प्रेम जी, संजीव जी को नमस्कार। बिल्कुल आपको भी नमस्कार। और सभी नेताओं ने वहां सबको प्रभावित किया। मैं तो कल्पना सोरेन की भी भाषण से बहुत प्रभावित हुआ और नेताओं ने बहुत अच्छे से जनता की आवाज को सामने रखा। मुकेश कुमार जी लिखते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी का, ये मैं दोबारा पढ़ गया। मुकेश कुमार जी आगे लिखते हैं अब तो ईवीएम में से चिनोक होगे वेरी, ये नहीं समझ में आ रहा है। प्रदीप बांबू जी लिख रहे हैं इनकम टैक्स में जिन व्यापारियों ने जीएसटी की चोरी की उन्होंने सरकार के खजाने में जमा करने के बजाय बॉन्ड के रूप में बीजेपी को दिए हैं। मोदी जी ने देश के खजाने को भी नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल ये खजाने का ही नुकसान है कि आप डरा धमका करके जो इनकम टैक्स को पैसा देना चाहिए वो आप बॉन्ड के रूप में ले रहे हैं। मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं महबूबा मुफ्ती का भाषण क्रांतिकारी था। भारती जी लिख रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेवल प्लेइंग फील्ड के सिद्धांत पर आधारित चुनाव हो, विपक्ष को आक्रामक रुख अपनाना चाहिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। ईशा सिंह नमस्कार कर रही हैं, आपको भी नमस्कार। मनोज बांबू जी लिख रहे हैं कि ईवीएम के मुद्दे को छेड़कर विपक्ष के सभी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के गाल पर तमाचा मारा है। बिल्कुल राजीव कुमार ने जिस तरीके से ईवीएम के का सवाल उठाने वालों का मजाक उड़ाया था और एक तरह से सत्ता की भाषा बोल रहे थे, उन्होंने अपना पक्ष एक तरह से चुन लिया था इस चुनाव में, वह भी पक्षपात की तौर पर दिख रहे थे, तो एक तरह से विपक्ष ने उन्हें तमाचा जड़ा है। रविकांत पटेल कह रहे हैं एवरी सीट पे 1000 कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा तो इलेक्शन ओनली बैलेट पेपर से करना होगा। ये भी एक रास्ता है, लेकिन सभी सीटों पर चुनाव इस तरीके से कर पाना मुश्किल है और बहुत मुश्किल है, ये भी समझिए। कुछ सीटों पर हो सकता है और वो सैंपलिंग भी हो जाएगी जब चुनाव परिणाम आएंगे। LR भारती जी कहते हैं ईवीएम के मामले में चुनाव आयोग विपक्ष का मजाक उड़ा रहा है, चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है? क्या इंटरेस्ट है संजीव कौशिक जी चुनाव आयोग का? चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है साफ दिखाई दे रहा है। पिछले इलेक्शन में तमाम चुनाव आयोग के जो व्यवहार रहे उस पर गौर कर लीजिए तो सीधा दिखाई देता है कि सत्ता पक्ष के चरणों में लहालूट होने वाला चुनाव आयोग। चुनाव आयोग तो कई बार वो भी एमपी चुनाव लड़ेंगे, वो भी राज्यसभा जाएंगे, वो भी पोस्ट रिटायरमेंट कुछ बड़े बड़े पद पाएंगे, ये सब इंटरेस्ट है क्या? उदाहरण तो इतने बड़े हैं जिसके सामने चुनाव आयोग टिकते भी नहीं है। इतने बड़े बड़े लोगों को हमने जाते हुए देखा है, इतने बड़े बड़े फैसले करते हुए देखा है हमने, और उसके बाद भी जाते हुए देखा है। गिनती के फैसले करते हुए देखने के बाद में घोषणा करते हुए महामहिम लोगों को भी हमने देखा है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि यदि कोई सत्ता भारतीय जनता पार्टी की जी इसका उत्तर राहुल गांधी ने दिया है कि किसी का क्या इंटरेस्ट होता है जब वो बीजेपी के लिए अपना ईमान भूल जाता है। ये ईमान भूलना ही है ना, अपने कर्तव्य को छोड़कर ईमान को भुलाकर और गलत काम करना।
इसका राहुल गांधी ने जवाब दिया, हम आपको सुनाना चाहेंगे, हमारे दर्शक का भी जवाब होगा, आपका जवाब आ गया, मैंने भी बोल दिया। अब राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं वो भी थोड़ा सुन लेते हैं। जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। यात्रा करनी पड़ी। अगर मैं अपने आप से पूछता 2004 में, मैं आपको अलग से सुनाऊंगा, ये वो जवाब नहीं है जो मैं सुनाना चाह रहा था। ये दरअसल राहुल गांधी ने अपनी यात्रा क्यों शुरू की वो है, फिर भी आप इसको सुन लीजिए, मैं वो थोड़ी जी देर में दिखाऊंगा। जी 2010 में, 2014 में कि मुझे 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चलना पड़ेगा, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। ये यात्रा, शांत हो जाए, ये यात्रा हमें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि देश का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो आज देश के हाथ में नहीं है। जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, हिंसा, नफरत, महंगाई, किसानों के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देंगे। तो हमने ये यात्रा करनी पड़ी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। देश के ध्यान को पकड़ने के लिए विपक्ष को 4000 किलोमीटर, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं चला, यह गलतफहमी में मत रहिए कि ये राहुल गांधी चला है। सब पार्टियों के, सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले, सब नेता आए, हिंदू का पूरा विपक्ष इन यात्राओं में शामिल हुआ। शरद पवार जी आए, उद्धव जी आए, तेजस्वी आए। तो राहुल गांधी बता रहे थे कि ये यात्रा उन्होंने जरूर चली, लेकिन उनके साथ हर पार्टी के लोग, पूरा विपक्ष, पूरा देश चल रहा था, इसलिए ये यात्रा सिर्फ उनकी यात्रा नहीं थी। और क्यों करनी पड़ी ये यात्रा, वो ये भी बता रहे थे। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों की प्रतिक्रिया लेते हैं। ये कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं, ईवीएम के दम पर ही तो साहब कहते हैं कि इस बार 400 पार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दम आता है। मध्य प्रदेश में एक उम्मीदवार जिनका खुद का बूथ था, उस पर खुद का ही वोट नहीं निकला ईवीएम से, प्रदीप बाबू जी कह रहे हैं। लेकिन प्रदीप बाबू जी, ये छत्तीसगढ़ का उदाहरण है। ईशा सिंह लिख रहे हैं, सर कल कांग्रेस रैली में कह रहे थे 20% ईवीएम में वोट्स मैनिपुलेट्स कर लेते हैं, तो अब ये 50% प्रोग्रामिंग कर ईवीएम सेट कर सकता है। ईशा सिंह जी की आशंका सही है कि कौशिक जी, अभी जो प्रोग्रामिंग है उसको थोड़ा बदल दिया जाएगा। अभी 4 में 1 का बेईमानी हो रहा है, 2 में 2 का भी होने लगेगा तो 50% हो जाएगा 4 में 2 का। जैसे लगातार 4 लोग एक पार्टी को वोट दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी जाए कि 2 जाके किसी और पार्टी को चला जाए, तो इस तरीके से 50% हो सकता है। लेकिन फिर भी लगातार 4 वोटर एक किस्म से हो, हालांकि अब तो 4 में 3 बेईमानी कर रहे थे तो ज्यादा बेईमानी हो रही थी, थोड़ा और कैलकुलेशन कुछ करना पड़ेगा, मैं समझाने लगा।
तो लेकिन हाँ, ईशा सिंह की आशंका जरूर है, कुछ ना कुछ ट्रिक निकाल सकते हैं, ये कह रहे हैं क्या संजीव कौशिक? हाँ, निश्चित तौर पे जब जहर में बेईमानी हो और बेईमानी से ही जीत हासिल करनी हो, तो एक के लिए भी बेईमानी कर सकते हैं, तो दो के लिए भी बेईमानी कर सकते हैं। उस सिस्टम ही तो चेंज करना है। जब हम ये बात कह रहे हैं कि आप पहले की अपेक्षा 10% पहले यदि हमें लगता है कि 10% की वो बेईमानी कर रहे हो और जीत को प्रभावित कर रहे हो, तो 20% आप एक्स्ट्रा निकल करके वोट दे, तो हो सकता है कि वो 20% पे वो सेटिंग कर दे। तो जाहिर सी बात है कि बेईमानों की तो कोई सीमा रेखा होती नहीं कि किस प्रतिशत पर और कितने प्रतिशत पे जाके उनको अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। वो सुनिश्चित करने के लिए जो भी बेहतर होगा उसके हिसाब से सेटिंग कर ईशा लेंगे। सिंह तो ये पूछ सब रही है कौशिक जी, थोड़ा जी दर्शकों के सवाल पर हम थोड़ा ज्यादा जानना चाह रहे थे, बहुत मिस हो गया है, हम बता नहीं पाए, थोड़ा गिल्टी जी फीलिंग हो रही है, मैं इसीलिए आपको रोक दे रहा हूँ बीच में। ईशा जी सिंह कह रहे हैं कि सर, वेदर राहुल गांधी विल कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम अमेठी और नॉट, दिस न्यूज वाज सर्कुलेटिंग यस्टरडे। देखिए, मेरा मानना है ईशा सिंह जी, राहुल गांधी को निश्चित रूप से अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए और अमेठी को एक अपने प्रतीक के तौर पर रखना चाहिए, लड़ना चाहिए। बाकी फैसला तो उनका होगा कि क्या करते हैं, तरह तरह की बातें हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति अमेठी छोड़ने की सलाह नहीं देगा, ये मुझे लगता है। और इस धन्यवाद कर रही हैं। मुंबई से इंडिया गठबंधन ने चुनाव का शंखनाद फूंक दिया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, मनोज बाबू कह रहे हैं। प्रदीप बाबू जी लिख रहे हैं कि बॉन्ड और चुनाव आयोग की नियुक्ति से मोदी जी पहले ही परेशान हैं, कल की रैली के बाद तो बौखलाहट और बढ़ जाएगी, नींद उड़ी हुई है। आज तो 200 पार भी नामुमकिन है, 400 पार तो छोड़िए, 200 पार भी नामुमकिन है, ऐसा कह रहे हैं। विजय यादव जी लिख रहे हैं, प्रेम जी, मायावती की अब इंडिया गठबंधन में आने की कितनी संभावना है? विजय यादव जी, अब वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। मायावती जी अब जैसे लड़ रही वैसे ही लड़ेंगी, जैसे असदुद्दीन ओवैसी 11-11 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में खड़ा कर रहे हैं, वैसे मायावती जी भी अपने उम्मीदवारों में 50% से ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार देंगी और सबका मकसद सबके सामने स्पष्ट है। जनता दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है और मुसलमान भी इतने बेवकूफ नहीं है कि मायावती जी बना देंगी उम्मीदवार तो सारे मुसलमान मायावती जी की पार्टी को वोट करने लगेंगे। ये सारी बातें दिख रही हैं। अप्पू जी लिख रहे हैं, सिर्फ दिग्विजय सिंह ईवीएम पर बोलते रहे, राहुल गांधी ने ईवीएम में बोलने में देर की। दूसरी बात, आज भी लेफ्ट ने ईवीएम पर कुछ नहीं कहा, एससी ने खारिज किया ईवीएम आवेदन को, पर नए सिरे से कम से कम वीवीपैट की गिनती हो, ऐसा आवेदन पुनः देना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एससी ने ईवीएम याचिका खारिज कर दी, पर इससे पहले ईवीएम मुद्दे पर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आंदोलन किया? बयान नहीं, आंदोलन, अब तक कोई आंदोलन नहीं हुआ। राजनीतिक दल आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये बात सही है। राजनीतिक दलों को आंदोलन से जुड़ना चाहिए और खास तौर से राहुल गांधी जब ये बात कह रहे हैं कि आज एक वर्ग जब आंदोलन करता है तो उसके दर्द को दूसरा वर्ग नहीं समझता है, किसानों के दर्द को कारोबारी नहीं समझते, कारोबारी के दर्द को किसान नहीं समझते, तो ऐसे स्थिति में बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता है। जब इस बात को राहुल गांधी समझ रहे हैं तो ये और भी जरूरत बन जाती है कि ईवीएम पर सभी वर्ग के लोग इकट्ठे होकर आंदोलन करें। रविकांत जी लिख रहे हैं, बैन ईवीएम से डेमोक्रेसी। इसी तरीके से हितेश जी लिख रहे हैं, एमपी में इतना भ्रष्टाचार था तो क्या वो जनता को नहीं दिखाई दे रहे थे, और 160 प्लस सीटें जीतती हैं, ये असंभव है, ये खेल ईवीएम ही कर सकती है। बिल्कुल ईवीएम प्रेम मध्य कुमार जी प्रदेश आप में। फ्रीज हो गए हैं। प्रेम कुमार जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपका पिक्चर फ्रीज हो गया है। जी जी, आप जी प्रतिक्रिया दीजिए, आप जी बोलिए। हाँ बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि ईवीएम पे लगातार ये जिस तरह से प्रहार हो रहा है, ईवीएम पे यदि सख्ती की जाए तो निश्चित तौर पे ये आंकड़े जो लगातार जो दावे किए जा रहे हैं दावों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे लोग चिंतित हैं, तमाम विपक्षी पार्टी के लोग चिंतित हैं, आप चिंतित हैं, हम चिंतित हैं, और इसलिए नहीं चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए, इसलिए चिंतित है कि लोकतंत्र के हत्यारे को हटाया जाए, लोकतंत्र पे लगातार जो कब्जा कर रहा है उसे हटाया जाए। हम चिंतित इसलिए हैं कि जो संवैधानिक संस्थानें हैं उनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, उसको हटाया जाए। हम चिंतित है अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है, हम चिंतित है कि जो बेरोजगारी की बात की जा रही है उसके लिए हटाया जाए, जो भ्रष्टाचार की बात नहीं करने वाले लोग जो भ्रष्टाचार के नाम पर यहाँ तक पहुंचे हैं उनको हटाया जाए, और भ्रष्टाचार की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो तमाम भ्रष्टाचारियों, वो लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए भ्रष्टाचारियों के नाम में इजाफा करते हैं, वो जोड़ते हैं, और ईवीएम उसके के बाद में बिना पता चलता है कि उन भ्रष्टाचारियों के बदले खुद नरेंद्र भ्रष्टाचार में मोदी वो लिप्त हो चुनाव जाते नहीं हैं। जीत सकता जी है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को
ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को संजीव कौशिक जी वही बाइट बार बार चल जा रही है। हाँ प्रेम कुमार जी, और आप भी फ्रीज ही हैं, लगातार फ्रीज ही हैं आप। आपकी आवाज आ रही है क्लियर, लेकिन वीडियो नहीं चल पा रहा है, फ्रीज हो जा रहे हैं आप। तो आवाज आ रही है आप तक प्रेम कुमार जी मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, कई बार तकनीकी खामियां छोटे से प्लेटफॉर्म पे हो जाता है, और सारे हमारे दर्शक भी इस चीज को जानते हैं कि बहुत सीमित साधन और संसाधनों के बीच में हम लोग डटे हैं, लगे हैं, और इसको लगातार जारी रखने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे नए नए तकनीकी का भी इस्तेमाल लोग करते हैं, जो लोग दक्ष होते हैं। तो थोड़ा सा इस मामले में भी कमजोर है। आने वाले दिनों में ये कमजोरी भी खत्म हो जाएगी, और जाहिर सी बात है कि किसी भी वक्त जो आपसे लगातार बातचीत करते हुए जो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, वो तकनीकी खामियां बहुत जल्दी दूर कर ली जाएगी। मूल बात हम लोग ईवीएम पे ही आते हैं कि जिस तरह से ईवीएम पे हमलावर तमाम विपक्षी पार्टियां दिखाई दे रही है, विपक्षी पार्टियों का जो समवेत एक स्वर विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस मंच पर जो दिखाई दिया कल, लगातार वो ईवीएम पे हमलावर रहे, और ये बात सब एक स्वर में मान रहे हैं कि ईवीएम में कुछ न कुछ खामी है, और बहुत बड़ी खामी है। सरकार की चुप्पी, इलेक्शन कमीशन की चुप्पी, इलेक्शन कमीशन का गोलमोल जवाब देना और मजाक उड़ाना, तमाम विपक्षी पार्टियों को ही संदेह के घेरे में रखना, वो तमाम चीजें हैं जो और ज्यादा इससे मजबूत होता है। इस बात को मजबूती मिलती है कि इलेक्शन कमीशन भी इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत है, या इलेक्शन कमीशन भी इस बात को जानता है। भारतीय जनता पार्टी जो कभी ईवीएम पर काफी मुखर हुआ करती थी और ईवीएम को बदलने की बात करती थी, वो कहती थी, उनके तो हम कई बार ये बात बोल चुके हैं कि उनके प्रवक्ताओं ने तो बहुत मोटी मोटी किताबें लिख मारी थी कि ईवीएम को कैसे हैक किया जाता है। पढ़े लिखे वो लोग, टेक्निकी तौर पे टेक्निक के तौर पे दक्ष लोग, तो वो लोग भी पहले यही करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो सत्ता में आया तो इस कमी को और मजबूती के साथ अपने पक्ष में उन्होंने भुनाना शुरू कर दिया। हाँ, हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी सारी आशंकाएं निर्मूल हो सकती है, केवल इस वजह से कि सामने दिखाई देता है कि तमाम वो लोग सत्ता के परिवर्तन की चाह लिए वोट कर रहे हैं, और परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो भी कर्तव्य बनता है सरकार और इलेक्शन कमीशन का, खास करके इलेक्शन कमीशन का ये कर्तव्य बनता है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को बुलाए और एक मंच पे उनको ये बात साबित करने का मौका मिले कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन जो परिस्थितियां सामने दिखाई देती है, एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोच कुछ तकनीकी खामियां बार बार आ रही है प्रेम कुमार जी, जिसकी वजह से आप भी स्क्रीन पे नहीं आ पा रहे हैं और ये वीडियो भी मुकम्मल नहीं चल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि उस तकनीकी खामी को दुरुस्त करने की कोशिश लगातार प्रेम कुमार जी पर्दे के पीछे से कर रहे हैं। कितनी सफलता मिलती है शायद, हाँ अब जी बिल्कुल आवाज आ रही है और आप भी जीवंत लाइव दिखाई दे रहे हैं। तो ये तकनीकी खामियां कभी कभी हो जाती है, लेकिन दर्शक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वो समझते हैं कि बहुत सीमित साधनों में इसको संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, और लगातार वन मैन शो आर्मी बना के इसको संचालित कर रहे हैं। तो प्रेम कुमार जी जब आप आ गए हैं तो आगे कंटिन्यू रहा जाए।
दर्शकों की मैं प्रतिक्रियाओं के प्रतिक्रिया ले रहा हूँ। एके जी लिख रहे हैं, मायावती को एनडीए से पीएम और ओवैसी को राष्ट्रपति घोषित कर देना चाहिए और मोदी जी को संन्यास ले लेना चाहिए। ये शानदार जो आपने सलाह दी है, संबंधित लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन शानदार आप दे रहे हैं सलाह। और इसके अलावा आगे प्रतिक्रिया भारती जी लिख रहे हैं, ईवीएम द्वारा लोकतांत्रिक सरकार नहीं गैंग का चुनाव हो रहा है, या अंडरवर्ल्ड की सरकार है। गजब। एक जी लिख रहे हैं, मोदी और ओवैसी में से सबसे अच्छा जुमला कौन फेंकता है। अब ये सवाल तो बड़ा कंपटीशन वाला है, मंगवाना पड़ेगा सबका आंसर। बैलेट पेपर के लिए अभी देर नहीं हुई है, 15 दिन का समय काफी है बैलेट पेपर छापने के लिए। नरेंद्र नाथ मिश्रा जी तो कल भी दावा कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर रहूंगा, अभी भी मैं हारा नहीं हूँ। देखा जाए उनकी लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ती है। फराज शकीब ये लिख रहे हैं, रमजान की वजह से समय नहीं मिलता तो आपका रिकॉर्डेड कार्यक्रम देखना पड़ता है। बिल्कुल कोई बात नहीं है, प्राथमिकता बनाए रखिए, सब कुछ जरूरी है जीवन में। अपू जी लिख रहे हैं, एससी ने ईवीएम याचिका खारिज कर दिया, पर इससे पहले ईवीएम मुद्दे पर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आंदोलन किया? बयान नहीं, आंदोलन, अब तक कोई आंदोलन कहाँ हुआ? ये सवाल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। लेकिन संजीव कौशिक जी, अभी जो हमने राहुल गांधी जी की प्रतिक्रिया सुनाई और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के एक नेता, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, और उन्होंने पार्टी बदलने के बाद सोनिया गांधी जी को के सामने रो रो कर कहा कि वो उनमें लड़ने की शक्ति नहीं है, वो जेल जाना नहीं चाहते, इसलिए वो पार्टी छोड़नी पड़ी है और बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा है। तो नाम नहीं लेने के बावजूद सब लोग समझ गए होंगे कि वो अशोक चौहान ही होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान। लेकिन इससे उस प्रश्न का उत्तर मिलता है संजीव कौशिक जी, जो थोड़ी देर पहले हमारे दर्शक पूछ रहे थे, चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है। वो जो कविता पढ़ रहे थे उसमें चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है, यही इंटरेस्ट है। अब तो दर्शक हमारे समझ गए होंगे ना, या तो जेल जाओ या मौज काटो, दो ऑप्शन है, तो लोग मौज काटना ही ऑप्शन चुनेंगे। तो ये जो ऑफर होता है ना, जेल जाओ और अन्यथा कुछ नहीं, जेल एक तरफ जेल है, दूसरी तरफ खूब मिठाई है, मतलब जीवन के सुख सपने हैं। तो सुख सपनों से जुड़ने का लोगों को लगता है कि जेल क्या जाना, चलो दूसरा ही रास्ता सही है, मेरा भी भला होगा। तो अशोक चौहान जी जैसे नेता राज्यसभा पहुंच जाते हैं और जेल जाने से भी बच जाते हैं। अब आपको ही कोई जेल जाने का ऑप्शन दे और कहे कि जेल जाओ नहीं तो राज्यसभा जाओ, तो आप क्या कहिएगा? राज्यसभा ही जाएंगे ना, ज्यादा कम लोग ही होंगे जो हेमंत सोरेन होंगे कि जेल जाएंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके। कम लोग यही होंगे जो मनीष सिसोदिया होंगे, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर मिल जाते बीजेपी से तो अरविंद केजरीवाल की सरकार चली गई होती और वहां बीजेपी के मुख्यमंत्री बन के मनीष सिसोदिया राज कर रहे होते। तो ये संघर्ष है संजीव कौशिक जी। राजीव कुमार जी जैसे चुनाव आयुक्त, या जो इस्तीफा दे गए गोयल जी जैसे चुनाव आयुक्त, ये इन लोगों की तो अपनी सीमा है ना संजीव कौशिक जी। क्या करेंगे? सोचते हैं कि लड़ने से अच्छा है कि मिल के रहो और पोस्ट रिटायरमेंट सुख काटो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लड़के इस आखिरी वक्त में, जबकि पता है कि जो जीवट है वो तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, वो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो वैसे लोग हैं जो लड़ाई अपनी लड़ ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगा है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग जिन लोगों ने बगैर कुछ मेहनत किए, कांग्रेस पार्टी के लोगों की बात हम करते हैं, तमाम लोग जो निकल के गए, उन लोगों के रिकॉर्ड पे थोड़ा सा आप नजर घुमा के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कम मेहनत करते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनको कितना सम्मान दिया था, किन किन जगहों पे वो रहे थे। चाहे सिंधिया की बात निकाल के देख ले, तो कम उम्र में जितना सम्मान और जिस जिस जगह पे कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया था, वो निकल के चले गए। जाहिर सी बात है कि उनको हमेशा उसी तरह से गोद में खेलते रहने की आदत, सत्ता के करीब में रहने की आदत। तो ऐसे लोग हैं, जो लोग निकल के चले गए वो चले गए, लेकिन जो लोग निकल के चले गए वो ऐसा नहीं है कि लोगों को। जी सकीब जी का आकृष्ट करना चाहता हूं, उनकी प्रतिक्रिया में बदलाव का संकेत दे रही है ये प्रतिक्रिया। लिखते हैं कि ट्रेन में हैं और सामने वाले बंधु राहुल गांधी का भाषण सुन रहे हैं। मैंने पूछा, परिवर्तन जरूरी है भाई? उन्होंने सहमति जताई है, ये एक अच्छा संकेत है। तो संजीव जी, हम लोग भी ट्रेन में यात्रा करते हैं, बीते दिनों बड़ा संघर्ष करना पड़ता था और हालत तो ये हो गई थी कि महाराष्ट्र में तो जिसने विरोध किया उसको तो गोली से ही उड़ा दिया। ये भी हालात है ट्रेन में
कि अगर आप नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बोलते हैं, अगर आप सरकार के विरोध में बोलते हैं तो गोली से भी लोग उड़ा देते हैं, ऐसी भी घटना घटी है। तो ऐसे हालात में अगर परिवर्तन के संकेत ट्रेन के भीतर से दिख रहे हैं तो बड़ा सिम्टम्स है संजीव कौशिक जी, इसीलिए मैंने रोक करके ये प्रतिक्रिया पढ़ी। प्रेम कुमार जी, चर्चा होना निश्चित तौर पे चर्चा होना, और उस चर्चे के बाद में लोग भी चाह रहे हैं बदलाव, लोग भी बदलाव चाह रहे हैं। मैंने कहा कि ये जो राहुल गांधी बात कह रहे थे कि कम्युनिकेशन गैप जो हो जाने की बात कह रहे थे, वो लोगों तक उनकी बात नहीं पहुंच पा रही थी और लोगों की बातें उन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि सारे मीडिया पर, सोशल मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया, सब पे एक तरह से कब्जा हो चुका है। वो वही चलाते हैं, वो वही करते हैं। सोशल मीडिया पर भी आने वाले दिनों में देखेंगे वो शुरू हो गया है। आपकी रीच जिस तरह से घटा दी गई है, उसी तरह से बाकी तमाम उन लोगों के जो सरकार के विरोध में, विपक्ष में बात करके जनता के लिए उनकी आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को कैसे कम कर दिया गया है, उनकी रीच घटा दी गई है। तो तमाम तरह के जुगत लगाए जाएंगे। सब पे प्रभाव है सरकार, सब पे प्रभाव है, सब पे उनके अपने लोग बैठे हुए। तो इस प्रतिक्रिया पर भी आना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्या तय हुआ? क्या प्रकाश अंबेडकर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? सवाल सिर्फ प्रकाश अंबेडकर का नहीं है। ये प्रतिक्रिया क्यों मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि चर्चा हो रही थी कि फारूक अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन से निकल गए, चर्चा हो रही थी कि महबूबा मुफ्ती निकल गए, चर्चा हो रही थी प्रकाश अंबेडकर निकल गए। लेकिन इन चर्चाओं के बावजूद मुंबई की रैली ये बता रही कि सब एकजुट हैं इंडिया गठबंधन में। सारी चर्चाएं खारिज हो गई। महाराष्ट्र की, मुंबई की शिवाजी पार्क की रैली का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि सबने फिर से एकजुटता दिखाई है। यानी सीटों के तालमेल में असहमति होना एक अलग बात है, और सत्ता परिवर्तन के लिए इंडिया की छतरी के नीचे आना एक बिल्कुल अलग बात है। और वो सबसे प्राथमिकता है और गंभीरता है। ये गंभीरता सारी पार्टियां दिखा रही हैं, इसके बावजूद की सीट शेयरिंग में असहमति बनी हुई है। जी संजीव कौशिक जी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और यही प्राथमिकता दिखाई दे रही है। और यही मुझे लगता है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां एक साथ पहले तो बहुत सारी कवायद की गई, तोड़ने की भी कोशिश की गई, टूटने वाले टूटे भी, झुकने वाले झुके भी, खींचने वाले खींचे भी, तरह तरह के उपक्रम करके लालच भी दिए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि ये तमाम विपक्षी पार्टियां यदि एक प्लेटफॉर्म, एक छतरी के नीचे आती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और वो मुश्किल अब उसे एहसास भी होने लगा, उसे लगने लगा है कि ये तमाम लोग यदि अलग अलग खानों में बटे थे, एक जगह खड़े होकर के, और जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के साथ जा रहे हैं और लोगों को जिस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता मिल रही है। निश्चित तौर पे उनके पेशानी पे तो लकीरें खींचेंगे ही खींचेंगे। देखना यह है सतर्कता के साथ कि कोई नया खेल न खेल ले। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये लोग राजनीति में अपनी पहुंच और पैठ बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, या सत्ता में खुद को दोबारा लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आंख कान बिल्कुल चौकन्ना रखने की जरूरत है। किसी भी छोटी घटना को बढ़ा के बड़ी घटना, और किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे देना, इन लोगों के दाएं बाएं हाथ का खेल है। तो उससे जिससे पोलराइजेशन होता हो, इस बात पे सतर्क बहुत ज्यादा रहने की जरूरत है। जी फराज शकीब लिख रहे हैं कि सर मैं आमतौर पर लेफ्टिस्ट हूँ और कुर्ता जींस पहनता हूँ, शक्ल से ही मुसलमान लगता हूँ। कुछ रोज पहले का आलम यह था कि घर में सख्ती से ताकीद थी कि ट्रेन में कोई बात मोदी के खिलाफ नहीं करना है। तो फराज शकीब जी, ये सलाह तो मेरी भी आपको है कि ट्रेन में आप नहीं जानते कि इसका टेम्परामेंट क्या है, कौन कैसे रिएक्ट करता है। और सिर्फ यही बात नहीं होती है कि आप जिससे बात कर रहे होते हैं वो तो भला आदमी होता है, उससे ठीक बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी बात जो पूरे बॉगी में गूंज रही होती है, उस बॉगी में कौन सीट पर कौन आदमी बैठा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है आपको नहीं पता होता है। इसलिए सिर्फ फराज शकीब के लिए ही नहीं, हम तो अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी ये रखते हैं कि अब ट्रेन में पॉलिटिकल बातचीत करने का समय नहीं रहा, क्योंकि बातचीत आप इधर कर रहे होंगे और रिएक्शन बॉगी में कहीं और हो रहा होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए अब इससे बचने की सलाह तो मैं भी देता हूँ। जी संजीव कौशिक। बेहद खराब दौर से मुल्क इस मामले में बेहद खराब दौर से गुजर रहा है। लोगों के बीच में जिस तरह के बदलाव हुए हैं और लोग जिस तरह से
उग्र हुए हैं, खास करके बहुसंख्यक वर्ग की आबादी को जिस तरह से उग्र बना दिया गया है, उन्हें लगता है कि जहां कहीं भी इस पूरे देश के पिछड़ेपन के लिए, पूरे देश में गरीबी गुर्बत के लिए, पूरे देश में जो अव्यवस्था का माहौल है उसके लिए, सब चीज के लिए एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करना चाहिए और लगातार सत्ता में बैठे लोग ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ है इन्हीं की वजह से, और लोग चाहते हैं कि इनको टाइट रखा जाए ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो, और सत्ता पक्ष के लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। का भी जवाब दे दीजिए, ये विचार जो अशोक शर्मा जी रख रहे हैं इसका जवाब आप दीजिए कि मुंबई रैली में राहुल गांधी का भाषण नई उम्मीद जगा गया, बेहद प्रभावित करने वाला भाषण था। उन्होंने इंडिया गठबंधन में अपनी कैटलिस्ट की भूमिका को बहुत अच्छी तरह निभाया। हाँ, निश्चित तौर पे राहुल गांधी, मैंने कहा कि राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से अपने आप को सिद्ध किया है राहुल गांधी ने, और सिद्ध पहले से भी वो करते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा यदि किसी से लड़ाई लड़ी है पिछले 10 वर्षों में तो वो राहुल गांधी से लड़ाई। लगातार राहुल गांधी को हाशिए पर धकेलने के लिए, राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई, सोच और समझ को, क्योंकि उसको पता है कि राहुल गांधी कहाँ से पढ़े लिखे, कितने विद्वान इंटेलिजेंट आदमी है, उनके सामने नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई कहाँ ठहरती है, किस तरह की सोच ठहरती है। तो वो दोनों में अंतर यह है कि राहुल गांधी बनावटी बातें नहीं कर पाते, वो इस बात का ख्याल नहीं रख पाते हैं कि हम कोई बात कह रहे हैं तो उसे किस अंदाज में कहें ताकि आपको अच्छा लगे। उनको लगता है कि आपके लिए यदि अच्छा हो तो वो किसी तरह से वो बात की जा सकती है, उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपके लिए अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा लगे इससे कोई मतलब नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी में सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपके लिए अच्छा हो या बुरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गर्त में जाए, आप कहीं चले जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, बातें जो कर रहे हैं वो आपको अच्छा लगना चाहिए, और ये उनकी रणनीति कामयाब रही अभी तक के वक्त में। दोनों में अंतर यही है। तो राहुल गांधी ने सिद्ध किया है कि हम जिस रास्ते चल रहे हैं, यदि हम कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वो आपके समाज के, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए वो आपके हित में है, और ये सिद्ध करने का जो प्रयास वो लगातार करते रहे। उन्होंने अपनी शैली बदला नहीं, उन्होंने लगातार उसी लाइन पे बढ़ के अपने आप को सिद्ध कर दिया कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सचमुच में इस समाज के लिए बेहतर है, और जो लोग बैठे हुए सत्ता में वो केवल आपको छलने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार छल रहे हैं, वो दुर्विकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आपके भविष्य से कोई चिंता नहीं है, उनको अपने भविष्य से चिंता है। वो 50 साल आगे की रणनीति बना रहे हैं, वो खुद को मजबूत कर रहे हैं, अपने कुछ व्यवसायी बंधुओं को, उद्योगपति बंधुओं को मजबूत कर रहे हैं, जो उन्हें चंदा देते हैं, जो उनको आगे बढ़ाते हैं, आगे लड़ने के लिए सहायता करते हैं, पैसे के रूप में देते हैं। तो वो जो कहना चाह रहे थे उसमें उनको सफलता मिली है, और उसी की वजह से राहुल गांधी लगातार मजबूत हुए हैं, और वो तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए एक्सेप्टेबल हुए हैं, और स्वतंत्र नेतृत्व करने वाले एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उभर के आए हैं जो साफ दिखाई दे रहा है। जी प्रेम कुमार जी, सोनम वांगचुक जी का 13वें दिन भी अनशन जो है चल रहा है लद्दाख में, और वो 13 दिन हो गए, 250 लोग उनके साथ बैठे हैं, भूख से -13 डिग्री टेम्परेचर में भूख हड़ताल कर रहे हैं, हालत हुई है। और हम भी सरकार से अपील करते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और लद्दाख की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। उनके लोगों को चाइना परेशान कर रहा है, चाइना को जवाब देने की ज़रूरत है। और चलिए आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देना चाहते हैं। संजीव कौशिक जी, आप जी, और इसी की चर्चा के साथ कि ईवीएम से ही मोदी जी जीतते हैं, हम लोगों का मानना यही है, तमाम विपक्षी पार्टियों का मानना यही है, और देश की जनता भी चाहती है कि यदि ईवीएम ईमानदार है तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग को ये ईमानदारी सिद्ध करनी चाहिए, ना कि शायराना अंदाज में वो मनोरंजन करने के लिए आए थे और मनोरंजन करके वो चले। तंजिया लहजे में उन्होंने जो कुछ भी किया निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, और तमाम विपक्षी पार्टियों को वो ठेंगा दिखा रहे थे। विपक्षी पार्टियों ने भी कमर कस लिया है, यदि वो सत्ता में आए तो न ईवीएम बदलेंगे, बल्कि ऐसे चुनाव आयोग से भी सवाल जवाब किए जाएंगे वक्त आने। क्योंकि विपक्ष में है तो आप सत्ता में नहीं है, पावर उनके हाथ में है, वो जैसे चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। लेकिन किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए ताकत और उसके लिए सबसे बड़ी मजबूती देश की जनता होती है, और देश की जनता यदि ठान ले तो फिर वो एक दिन सत्ता में आती है और सारे कर्मों का हिसाब लेती है सत्ता में बैठे हुए लोगों से। आज के लिए इतना ही प्रेम कुमार जी के साथ साथ, और तमाम अपने उन मित्रों से, उन दर्शकों से एक अपील छोटी सी, आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा QR कोड दिखाई दे रहा होगा। यदि आप चाह रहे हैं कि हमारी ये बातचीत लगातार निरंतर जारी रहे,
मजबूती के साथ आप अपनी बात रखें और हम भी अपनी मजबूती के साथ रोजाना नियमित समय पे जुड़ते रहें। आप अपना छोटा सा योगदान इस QR कोड के माध्यम से दे सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा आपका अमूल्य योगदान होगा। अन्यथा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय रहते हर प्रोग्राम की सूचना मिल पाए। फिर मिलते हैं कल सुबह इसी समय। नमस्कार।